गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए बेटा क्लास को शुरू करते हैं और आज हमें ऐसे 570 डील करना है। ऐसे 560 के बाद ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर दूसरा ऐसे आता है और इस ऐसे के अंदर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% से ऊपर रहती है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है ये आपका और काफी बड़ा ऐसे भी है ना बेटा। तो ये एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी अगर आपने चैप्टर 8 को गो थ्रू किया है तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसका स्पेशल मेंशन आता है ना बेटा। तो इसलिए ये वाला ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा इस ऐसे का बेस क्या है। इस ऐसे का बेस क्या है? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न हमारे अकाउंट्स में कौन सी एजम्पशन है? फंडामेंटल एजम्पशन। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आउट ऑफ द 3 एजम्पशन। तो हम 3 एजम्पशंस यूज करते हैं बेटा, एक्रूवल बेसिस, कंसिस्टेंसी एंड थर्ड वन इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। गोइंग कंसर्न क्यों इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है? क्योंकि अगर ये होगा तो अकाउंट्स अलग तरीके से बनेगा और अगर ये नहीं होगा तो अकाउंट्स बनाने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा ना बेटा। तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट असेसमेंट करे और पता लगाए कि मेरी एंटिटी अगले 1 साल तक, कितने साल तक? 1 साल। कम से कम कितने महीने? 12 महीने, मिनिमम 12 मंथ्स पक्का आपको चेक करना है कि वो गोइंग कंसर्न रहे, उसके अंदर कोई गड़बड़ ना हो। हालांकि फ्यूचर के बारे में हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, बट जितना हो सके उतना असेसमेंट आपको एक्सटेंड करना है ना बेटा। और ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है, ऑडिटर की ड्यूटी है? मैनेजमेंट की ड्यूटी है ना बेटा। हमारी ड्यूटी क्या है? उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाना। ओ भाई क्या कर रहा है तू ना बेटा। तो हमारा काम है बेटा मैनेजमेंट को उसकी ड्यूटी याद दिलाना। तो मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो असेसमेंट करे। क्या करे बेटा? असेसमेंट करे। मैनेजमेंट मस्ट मेक द असेसमेंट। और जो मैनेजमेंट असेसमेंट करती है बेटा उसमें मैनेजमेंट डिटेल्ड एनालिसिस भी कर सकती है और लेस डिटेल्ड एनालिसिस भी कर सकती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो हमें पता लगाना है वेदर एंटिटी इज गोइंग कंसर्न और नॉट। अब देखो बेटा अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न है और ये किसका मानना है? मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट के पास उसका एविडेंस होना चाहिए, उसका बेसिस होना चाहिए, बट मैनेजमेंट के पास उसका कोई बेस ही नहीं है। बेसलेस बातें कर रही है मैनेजमेंट ना बेटा। ऑडिटर ने कहा आप कह रहे हो कि एंटिटी इज गोइंग कंसर्न, तो उसका बेस दिखाओ, उसका सबूत दिखाओ। आप कैसे कह रहे हो? तो बेस होता है बैलेंस शीट। क्या होता है बेटा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट सफिशिएंट होनी चाहिए। एसेट क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट। आपकी प्रॉब्लम कब आएगी बिजनेस में? जब आपके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस मचेगी। फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है बेटा नेट लायबिलिटी सिचुएशन। एंटिटी की सिचुएशन क्या है बेटा? नेट लायबिलिटी। अब देखो बेटा बैलेंस शीट से कंपनी का बेटा, बैलेंस शीट से कंपनी का सब कुछ पता चल जाता है। बैलेंस शीट बेटा वो विंडो है, वो स्क्रीनशॉट है जिससे कंपनी की समरी या कंपनी की सारी डिटेल्स बेटा एक पेज पर आ जाती है। उसमें अगर एसेट सफिशिएंट है, कौन से एसेट? जो रियल है, जो रिलायजेबल है, और लायबिलिटीज कम है, बल्कि हमारे पास कैपिटल और रिजर्व ज्यादा है ना बेटा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उस सिचुएशन को हमको क्या बोलना होता है? मटेरियल अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज कैसी सिचुएशन? अगर ऐसी सिचुएशन है फिर तो ऑडिटर जो है वो ज्यादा कंसर्न्ड नहीं होगा, ज्यादा उसको टेंशन नहीं होगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन है नहीं। क्लाइंट की बैलेंस शीट देख के ऐसा लग नहीं रहा कि एंटिटी जो है बेटा वो सफिशिएंट एसेट लेके बैठी है, सफिशिएंट कैश लेके बैठी है, एंटिटी की हालत तो खराब दिख रही है। अब वहां पर हम मैनेजमेंट से पूछेंगे ना तो ऐसे कैसे कह रही है गोइंग कंसर्न है ना बेटा। तो मैनेजमेंट से हमें क्या पूछना है कि तू बेस बता, किस बेस पे बोल रही है कि एंटिटी जा गोइंग कंसर्न। अब ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है वेदर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बाय मैनेजमेंट इज एप्रोप्रिएट और नॉट। ऑडिटर को कलेक्ट करने बेटा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और उसको पता लगाना है, उसको डिटरमाइन करना है वेदर द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस बाय मैनेजमेंट इज एप्रोप्रिएट इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव भी है बेटा इस ऐसे के हिसाब से। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है बेटा वो यहां है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैनेजमेंट को लगता है कि गोइंग कंसर्न तो है और ऑडिटर भी उसकी बात से एग्री होगा कि चलो ये तो मान लिया हमने कि आपकी एंटिटी 12 महीने तो निकाल देगी ना बेटा। 12 महीने क्या, हमें ऐसा लगता है 5 साल भी निकाल देगी। ऑडिटर भी एग्री, मैनेजमेंट भी एग्री है ना बेटा। तो गोइंग कंसर्न का यूज तो हो गया एप्रोप्रिएट, डन है। बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है ना बेटा। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है।
यानी कि अगर वो इवेंट मेटलाइज हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम में आ सकती है। अब पता नहीं वो मेटलाइज होगी या नहीं होगी, यानी कि कंपनी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ा केस चल रहा है जो अगर कंपनी हार गई तो शायद गोइंग कंसर्न ना रहे, बट अभी पक्का नहीं पता ना कि हारेगी या नहीं हारेगी। धन्य बेटा, कोर्ट केस चल रहा है और अभी कांटे का मुकाबला चल रहा है, वहां पे कोर्ट केस में हार भी सकती जीत भी सकती है, हार भी सकती जीत भी सकती है, अभी वो नहीं है, श्योरिटी नहीं है हारेगी। अगर श्योरिटी हो जाती फिर तो यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट हो जाता। श्योरिटी है नहीं, अमाउंट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि कंपनी चुका नहीं पाएगी अगर कंपनी केस हार गई तो, है ना बेटा। लेकिन कांटे का टक्कर चल रहा था, अब फिर ये नहीं कह सकते कि एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, हमारे पास इसका पक्का सबूत नहीं है ना बेटा। तो हम कहेंगे ठीक है एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, बट इस इवेंट का क्या दे दो, डिस्क्लोजर दे दो ना बेटा, ताकि यूजर्स को पता तो हो कि एंटिटी वैसे तो गोइंग कंसर्न है और लग रहा है कि चल जाएगी, बट देर आर बड़ी अनसर्टेनिटीज, मटेरियल अनसर्टेनिटीज विच आर कास्टिंग कौन सा डाउट, सिग्निफिकेंट डाउट, which are casting significant doubt over the status of the organization to continue as a going concern. अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दे तो फिर हमें क्या करना है, और अगर वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर देने से मना कर दे तो हमें क्या करना है ना बेटा। ये आपके अगले दो ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव बेटा ऐसे के हिसाब से रिपोर्टिंग करना है ना बेटा, रिपोर्टिंग वाला सबसे लास्ट में हमने लिख दिया है ना बेटा। और सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो ऑडिटर को पता लगाना है कि क्या मैनेजमेंट का ये कहना कि मेटल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती वो सही है, मैनेजमेंट का ये कहना मेटल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो करती है बट यही वाली तो वही है या उससे ज्यादा है ना बेटा। तो पहले ऑब्जेक्टिव में तो आपको गोइंग कंसर्न है या नहीं है उसकी एप्रोप्रिएटनेस को चेक करके बताना है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव नंबर 1। सेकंड इज द ऑब्जेक्टिव नंबर 2 अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द मेटल अनसर्टेनिटी, ऑडिटर को पता लगाना है। थर्ड क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है एप्रोप्रिएटली इन द गिवन केस, है ना बेटा। चलो अब देखो बेटा, एंटिटी गोइंग कंसर्न अगर नहीं है और एंटिटी शो करेगी मैं गोइंग कंसर्न हूं तो दिक्कत क्या है, तो बहुत बड़ा झूठ है, लिक्विडेशन बेसिस पे काम, बिल्कुल तो बहुत बड़ा झूठ हो गया। एंटिटी गोइंग कंसर्न है ही नहीं और वो क्या शो कर रही है, गोइंग कंसर्न हूं, तो वहां पर इन्वेस्टर के साथ है तो सीधा सीधा धोखा हो गया बेटा, है ना बेटा। और ये उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगा इन्वेस्टर्स को, क्योंकि एंटिटी तो अब 6 महीने में बंद होने वाली है, 4 महीने में बंद होने वाली है, जबकि आप शो कर रहे हो कि नहीं 12 महीने तक कोई खतरा नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा झूठ हो गया बेटा। और ऑडिटर ने साइन कर दिया उस झूठ के ऊपर, जिससे लोगों को विश्वास हो गया कि झूठ झूठ नहीं है, सच है ना बेटा। ऑडिटर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा, तो इसलिए ये ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे को ऑडिटर इग्नोर नहीं कर सकता, है ना बेटा। तो ध्यान रखना बेटा, हमें क्या पता लगाना है, स्टेटस। स्टेटस को पता लगाने में हमें कुछ इवेंट और कंडीशंस है जो हेल्प कर सकती है। ये 3 टाइप की है जो आपके मॉड्यूल में गिवन है, फाइनेंशियल इवेंट्स, ऑपरेटिंग इवेंट्स और अदर इवेंट्स, पेज नंबर 7.17, है ना बेटा। तो देखो बेटा, जो फाइनेंशियल इवेंट्स है उनसे हमें इंडिकेशन मिल जाएगा, है ना बेटा। कंपनी की फाइनेंशियल हालत कैसी है, अच्छी बुरी है, बुरी है, उससे हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि या तो एंटिटी गोइंग कंसर्न ही नहीं है, या गोइंग कंसर्न तो चलो है बट मेटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, जिसका क्या जरूरी है, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना बेटा, वरना ऑडिटर गुस्सा आएगा। अब देखो बेटा, फाइनेंशियल इवेंट में इन्होंने क्या क्या दिया है, इन्होंने कहा है कि कंपनी में नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, कंपनी के अंदर नेट लायबिलिटी पोजीशन है, कंपनी की फिक्स टर्म की जो बोरोइंग्स है यानी कि लंबे समय के जो डिबेंचर्स थे, लोन्स थे, उनकी मैच्योरिटी का अशुभ दिन पास आ रहा है बेटा, और कंपनी के पास पे करने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है। कंपनी ने बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ले रखी है, जबकि उससे कंपनी ने अपनी फिक्स एसेट को फाइनेंस कर रखा है, जो बिल्कुल गलत है। क्रेडिटर्स जो है वो कंपनी के बिल्कुल खिलाफ हो रखे हैं, क्रेडिटर्स ने कंपनी को उधार पे माल देना बंद कर रखा है ना बेटा। कंपनी के कैश फ्लो बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रहे हैं, हिस्टोरिकल भी यही दिख रहा है और प्रोस्पेक्टिव भी यही दिख रहा है, यानी कि पास्ट भी बुरा चल रहा है कंपनी का और फ्यूचर में भी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, जितने भी फाइनेंशियल रेशियो हैं, जो की फाइनेंशियल रेशियोज हैं, डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस रेशियो, सब रेड सिग्नल में है बेटा। कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान लगा है, कोई भूकंप आ गया, कोई कैटास्ट्रोफ आ गया, जिससे कंपनी की जो एसेट्स हैं जो आपकी कैश फ्लो जनरेट करती थी, जैसे किसी का काम बेटा उसका होता है लाइक एंटरटेनमेंट पार्क का है, तो उसके यहाँ जो एंटरटेनमेंट के इक्विपमेंट्स है वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए किसी बहुत बड़ी आपदा में,
तो ऐसा कुछ है जिससे कि कैश फ्लो के ऊपर खतरा मंडरा गया है और बहुत सिग्निफिकेंट खतरा। कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाई है बेटा, जबकि आपको पता है डिविडेंड एक बार डिक्लेयर करने के बाद 30 डेज में पे करना महा जरूरी है, अदरवाइज 1000 पर डे की पेनल्टी है मिनिमम ऑन ईच डायरेक्टर एंड इंप्रिजनमेंट अलग से 2 इयर्स का। लेकिन कंपनी उसके बावजूद डिविडेंड पे नहीं कर पाई है, ये कंपनी की खराब फाइनेंशियल हालत का इंडिकेटर है। क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाई कंपनी बेटा, लोन एग्रीमेंट्स की शर्तें तोड़े बैठी है बेटा, बैंक्स ने एनपीए डिक्लेयर कर रखा है, बैंक्स ने कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर रखा है, क्रेडिट की बजाय कैश ऑन डिलीवरी पे आ चुके हैं बेटा ये सप्लायर्स के साथ, कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए बैंक लोन नहीं दे रहा। और ये ऐसे फील्ड में है जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड है, आईफोन टाइप का फील्ड है, जहां पे आपको नया प्रोडक्ट उतारना पड़ता है हर हाल में, है बेटा, बट उसके लिए इनके पास फाइनेंस नहीं है, तो इसलिए इनकी गोइंग कंसर्न पे खतरा मंडरा रहा है। अब या तो एंटिटी का गोइंग कंसर्न का स्टेटस ही टूट गया होगा, या गोइंग कंसर्न का स्टेटस तो चलो बच गया होगा, 12 महीने तो निकाल लेगी एंटिटी, 24 महीने निकाल लेगी, बट मटेरियल अनसर्टेनिटियां हैं जिनका डिस्क्लोजर जरूरी है ताकि यूजर मिसगाइड ना हो। सबसे गलत चीज क्या होती है बेटा, किसी को मिसगाइड करना, और ऑडिटर के गलत साइन से पक्का मिसगाइड हो जाएगा सामने वाला, है बेटा। तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो बेटा, उनकी पूरी ड्यूटी बनती है कि वो साइन करने में जल्दबाजी ना करें, कम क्लाइंट एक्सेप्ट करे अगर आपको लगता है आपको टाइम ज्यादा लग रहा है ना बेटा, और आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा क्लाइंट एक्सेप्ट करने हैं तो भाई स्टाफ ज्यादा रखो। एचआर क्या होना चाहिए, सफिशिएंट पर्सनल आपके पास होने चाहिए जिनके पास कॉम्पिटेंस, स्किल्स, कैपेबिलिटी हो, उनको अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह देनी है, अच्छे से कंपनसेशन वगैरह देना है ताकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो एज पर SQC1। चलो बेटा, ऑपरेटिंग इवेंट्स और कंडीशन। ऑपरेटिंग इवेंट्स में क्या है बेटा, मैनेजमेंट खुद भी खुलेआम कह रही है कि हम तो लिक्विडेट करेंगे, हमने कहा क्यों, बोले बस थक गए, है ना बेटा। तो कई बार हो जाता है कि एंटिटी परफेक्टली सॉल्वेंट है फिर भी वो कंटिन्यू करना नहीं चाहती, तो भाई तो बता देना फिर, तो लोगों को अंधेरे में क्यों रख रहा है कि हमें कंटिन्यू नहीं करना। इन्वेस्टर्स अपना निकल जाएंगे धीरे धीरे करके, आप उनको बताओगे नहीं, एकदम से जोर का झटका जोर से दोगे ना बेटा, फिर रेगुलेटर भी बेटा जोर का झटका और जोर से देगा तुम्हें, ना बेटा। मैनेजमेंट को प्रॉब्लम आएगी बेटा इस चीज में, उनके ऊपर बड़े केस हो जाएंगे जो सुलटेंगे नहीं लाइफ टाइम तक, ना बेटा। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, हो सकता है एंटिटी ने डिसीजन ले लिया कि हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना, या हो सकता है मैनेजमेंट के पास इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव ना बचा हो, है ना बेटा। तो ऑपरेटिंग इवेंट्स में आता है कि इंटेंशन, मैनेजमेंट की इंटेंशन, हो सकता है मैनेजमेंट ने अपना KMP खो दिया हो और उसकी कोई अच्छी रिप्लेसमेंट इनको मिली नहीं, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे इनको। जैसे बीच में बेटा कोरोना टाइम में दिक्कत आई थी सारी लैपटॉप कंपनीज को, सारी मोबाइल कंपनीज को, क्योंकि ना जो इनकी चिप लगती है बेटा, उस चिप की सप्लाई जो थी बेटा वो पूरी तरह प्रभावित हो गई थी, है ना बेटा, कोरोना की वजह से। ऐसे बेटा कोरोना टाइम में किसको दिक्कत आई थी, सारे स्कूल्स को, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को बड़ी भारी दिक्कत आई। 2008 की मंदी में भी बेटा जो यूएस से शुरू हुई थी, है ना बेटा, उस उधर बेटा हाउसिंग कंपनीज को बहुत दिक्कत आई थी, और 2000 वाली मंदी में। तो ये जो ज्यादा इंसॉल्वेंसीज होती है, ज्यादा गोइंग कंसर्न पे खतरा खड़ा होता है, उसके पीछे एक्सटर्नल फैक्टर का भी बड़ा योगदान होता है, मैक्रो फैक्टर्स का बड़ा योगदान होता है, जैसे रिसेशन और डिप्रेशन के जो पीरियड्स होते हैं उसके पीछे बड़े उत्तरदायी होते हैं, ना बेटा। तो आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी चाहिए जब मार्केट में क्या चल रहा हो, स्लो डाउन, क्या चल रहा हो। हालांकि बूमिंग पीरियड में भी ये सब हो सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है ना बेटा। अच्छा, हो सकता है कोई सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर उभर के आ गया हो, इनके पास कोई की लाइसेंस हो, फ्रेंचाइजी हो जो इनके हाथ से छिटक गई हो, है ना बेटा। अदर्स रीजन भी इन्होंने दिए हुए हैं, पहले स्टेज को कंप्लीट करते हैं। लॉस ऑफ KMP, लॉस ऑफ मेजर मार्केट, लॉस ऑफ की कस्टमर, फ्रेंचाइजी लाइसेंस, प्रिंसिपल सप्लायर, लेबर डिफिकल्टी, शॉर्टेज ऑफ द इंपॉर्टेंट सप्लाईज, हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर, और बहुत ही एडवर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चल रहा है आपका, वो अदर इवेंट्स में दिया हुआ है बेटा। आपने हो सकता है किसी रेगुलेटरी की किसी रिक्वायरमेंट को पूरा ना किया हो, जैसे कि किसी बैंक ने RBI के नॉर्म्स पूरे नहीं किए और RBI ने उसको लाइसेंस छीनने की फाइनल धमकी दे रखी है बेटा। तो ये कम से कम मटेरियल अनसर्टेनिटी तो पक्की है जिसका डिस्क्लोजर बनता है। बाकी अब ऑडिटर को ध्यान से देखना है कि यहाँ पे एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं है ना बेटा। और अगर RBI लाइसेंस छीन ही ले, तो बैंक का लाइसेंस छीन ही ले और अब उस लाइसेंस के रिवाइवल की कोई संभावना नहीं है, तो फिर गोइंग कंसर्न कैसे है एंटिटी, फिर तो गोइंग कंसर्न है ही नहीं, है ना बेटा। साबित करो गोइंग कंसर्न कैसे है, ऐसे कैसे कह रहे हो आप। तो नॉन कंप्लायंस विद द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सच एज द सोल्वेंसी रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक्स, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक्स, पेंडिंग लिटिगेशंस, जो अगर सक्सेसफुल हो गए कंपनी के खिलाफ
तो क्लेम इतना बड़ा होगा कि एंटिटी डूब जाएगी और वो 100 साल तक भी इस क्लेम को चुका नहीं पाएगी, साथ पुश्ते नहीं चुका पाएगी, इतना बड़ा केस चल रहा है। तो ये भी बेटा एक मेटल अनसर्टेनिटी है। चेंज इन लॉ, लॉ चेंज हो गया बेटा, वॉर डिक्लेयर हो गई, कुछ भी ऐसा जिसको आप सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज के अंदर कंसीडर किया करते थे वो लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अनइंश्योर्ड कैटास्ट्रोफ, अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसका इन्होंने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, जानने में अनजाने में जो भी है ना बेटा, अब उसका इंश्योरेंस अमाउंट तो इनको मिलेगा नहीं ना बेटा। अब देखो बेटा, अगर इन्होंने इंश्योरेंस करा रखा होता और फिर उस इंश्योरेंस का अमाउंट आप प्रोविजनल बेस पे रिकॉर्ड करते और बाद में वो असर्टेन हो जाता बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो कौन सा ऐसे लगता? सब्सीक्वेंट इवेंट, ऐसे 560 है ना। तो आपको केस स्टडीज को भी पहचानना है ना बेटा। अब कई बार वो न्यूज तो ऐसी दे रहा है जो कि ऐसे 570 टाइप की लग रही है, लेकिन आगे जाके आप क्वेश्चन को, केस स्टडी को पढ़ते जाओगे तो हो सकता है ऐसे 560 भी आ जाए ना बेटा। क्योंकि आपको ध्यान रखना है बेटा, नेगेटिव न्यूज, कौन सी न्यूज? ऐसे 560 में डिस्क्लोज होती है और नेगेटिव न्यूज यहाँ डिस्क्लोज होती है ना बेटा। पॉजिटिव न्यूज तो मैनेजमेंट वैसे ही खुद के डिस्क्लोज कर देगी ना बेटा। तो नेगेटिव न्यूज को मैनेजमेंट डिस्क्लोज करने से छिपाने की कोशिश करती है, कहती कि नहीं मैं नहीं बताती। तो ऑडिटर क्या ऐसे कैसे नहीं बताती, नेगेटिव न्यूज तो तेरे को बतानी पड़ेगी ना बेटा, धोखा नहीं देना ना बेटा। चलो, अब मैनेजमेंट को असेसमेंट करना होता है, तो इसके फर्स्ट पैराग्राफ में देखना, चेक करना है अपने को कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया या नहीं किया। सेकंड पैराग्राफ में मैनेजमेंट अगर असेसमेंट ना करे तो फिर ऑडिटर को भी असेसमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट अगर असेसमेंट ना करे तो ऑडिटर को भी असेसमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा, मैनेजमेंट कह रही है मैं नहीं करती असेसमेंट, तो हम क्या कहेंगे? हम भी नहीं करते फिर ऑडिट ना बेटा। कहते ये क्या बात हुई, हम निकम्मे तो तुम भी निकम्मे, हम निकम्मे थोड़ी हुए, हम तो तुम्हारा निकम्मापन दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं ना बेटा। तो मैनेजमेंट कह रही है मैं नहीं करके आती घर से टेस्ट की तैयारी, ओ सॉरी मतलब असेसमेंट, ऐसे कैसे नहीं करेगी ना बेटा। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ऑडिटर को इश्यू करना पड़ सकता है यहाँ पर या तो क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर आपको लगता है कि असेसमेंट जरूरी था बट बेहद जरूरी नहीं था तो क्वालिफाइड। आपको लगता है कि असेसमेंट बेहद 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 जरूरी था तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यानी कि आपको लगता है कि अगर उन्होंने असेसमेंट नहीं किया तो इसका इफेक्ट सिर्फ मटेरियल होगा, परवेसिव नहीं होगा। आपको लगता है उसका इफेक्ट मटेरियल और परवेसिव दोनों हो सकता है, कुड बी मटेरियल एज वेल एज परवेसिव, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा ना बेटा। चलो, तो मैनेजमेंट ने असेसमेंट करना चाहिए था, वन थिंग। सेकंड थिंग, मैनेजमेंट अगर असेसमेंट नहीं करते तो हम क्यों करें, हमारी भी कोई ड्यूटी नहीं बनती। अब हम चाहते हैं मैनेजमेंट कैसा असेसमेंट करे, डिटेल्ड असेसमेंट करे। मैनेजमेंट कहती है मैं असेसमेंट तो करूंगी, मैं डिटेल्ड असेसमेंट नहीं करती, मेरी कंपनी में तो प्रॉफिट की कोई कमी नहीं है, कैश की कोई कमी नहीं है, बैलेंस शीट देख ले ऑडिटर, मेरी बैलेंस शीट में देख ले सारी जगह सोना ही सोना है, चांदी चांदी है, कहीं पर भी कोई दुख दर्द दिखा दे। तो हमने चेक की उसकी बैलेंस शीट, वाकई कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट है और बैलेंस शीट भी बहुत बढ़िया है, नेट एसेट्स है और बहुत हैवी एसेट्स है, कंपनी में कहीं पर भी कोई दुख का लवलेश ही नहीं है बेटा। फिर ठीक है, हम उसको एग्जाम कर सकते हैं, फिर हम उसको एग्जाम, और उस केस में फिर हम आपका चिढ़ेंगे भी नहीं उसके ऊपर और आपका क्वालिफाइड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी नहीं देंगे। ऐसा सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो इट इज नॉट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जाके मैनेजमेंट की जगह एनालिसिस करें, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत ही नहीं होती है ना बेटा, और इसकी वजह से ऑडिटर को गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। In some circumstances, however, lack of detailed analysis by management to spot this assessment may not prevent the auditor from concluding whether the use of going concern is appropriate or not. तो कई बार बेटा डिटेल्ड एनालिसिस की मैनेजमेंट ने नहीं किया और ऑडिटर को उसकी जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। कहाँ नहीं हो रही? फॉर एग्जाम्पल, जहां पे कंपनी के प्रॉफिटेबल ऑपरेशन है, और ऐसा एक साल से नहीं है, कंपनी की सदा से हिस्ट्री रही है कि कंपनी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, कंपनी के पास बहुत ज्यादा रेडी एक्सेस है, कंपनी डोमिनेंट पोजीशन में है, कंपनी का मार्केट के अंदर बेटा अच्छा नाम है। तो मैनेजमेंट ने एनालिसिस तो कर ली बट डिटेल्ड एनालिसिस नहीं की। तो यहां पर ऑडिटर ने भी मैनेजमेंट की उस एनालिसिस को एक्सेप्ट कर लिया और मैनेजमेंट ने जो लेस एनालिसिस किया था, लेस डिटेल एनालिसिस किया था, ऑडिटर कह रहा है मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑडिटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस बात खत्म होती है, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन तो किसने लेना होता है? ऑडिटर ने।
तो हमने मैनेजमेंट से कहा मैनेजमेंट असेसमेंट करो, मैनेजमेंट असेसमेंट करने से मना करेगी तो हम डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड देते हैं। चलो, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट तो कर दिया हमारे कहने पर, बट क्या नहीं किया, डिटेल्ड असेसमेंट, और हमें लगता है कि जरूरत भी नहीं थी क्योंकि कंपनी में अच्छे प्रॉफिट्स हैं, तो फिर वहां पर आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा यहाँ पे समझाया गया है ना बेटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख रखा है, अगर आपको लगता है कि असेसमेंट जरूरी है और एंटिटी इतनी कोई सुपर प्रॉफिट में नहीं है कि असेसमेंट ना करे, और ऑडिटर ने कहा असेसमेंट करो, तो मैनेजमेंट को असेसमेंट करना होगा, अदरवाइज ऑडिटर क्या मार देगा, डिस्क्लेमर। तो मैनेजमेंट के ऊपर दबाव आ गया ऑडिटर का कि ऑडिटर अपना ब्रह्मास्त्र यूज करेगा जो मैनेजमेंट उसे चलाने नहीं देगी किसी भी हाल में, तो मैनेजमेंट तैयार होगी कि मैं डिटेल्ड असेसमेंट करूंगी। तो हमें क्या करना है, जब मैनेजमेंट असेसमेंट कर रही हो रिस्क का, हमें उसे ऑब्जर्व करना है। हमें क्या करना है, उसकी प्रोसीजर, उसकी प्रोसेस एडिक्वेट है क्या, हमें देखना है उसने किस अजम्पशन पे ये सब असेसमेंट किया, वो अजम्पशन एप्रोप्रिएट है क्या, मैनेजमेंट के प्लान्स क्या है फ्यूचर्स के, मैनेजमेंट कितना एक्सपेंशन करना चाह रही है। अब जैसे एक रीजन यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया जो इंसॉल्वेंसी का सबसे बड़े रीजन में से एक है आजकल के दिनों में, कुछ कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं बेटा, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, अति उत्साह में अति कर देते हैं बेटा, और अति तो हानिकारक ही होती है ना बेटा, तो वो एक्सपेंशन करते हैं, ओवर एक्सपेंशन, जैसे कैफे कॉफी डे है ना बेटा, और बहुत सारी ऐसी एंटिटीज है जो क्यों इंसॉल्वेंट हो गई, क्योंकि ओवर एक्सपेंशन किया। तो हमें देखना पड़ेगा बेटा कि जो ये मैनेजमेंट बोल रही है कि हम फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे, वो व्यवहारिक है या फिर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है ना बेटा, उससे भी एंटिटी का गोइंग कंसर्न खतरे में पड़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, उससे ऊपर इन्होंने लिखा हुआ था कि यार 12 महीने का असेसमेंट जरूर करना है, चाहे लो 12 महीने से कम का प्रिस्क्राइब करे पीरियड, तो भी मिनिमम 12 मंथ का अपने को मैनेजमेंट से जरूर करवाना है असेसमेंट, नेक्स्ट 12 मंथ है ना बेटा, अगले 12 महीने का असेसमेंट हमें जरूर करवाना है बेटा, है ना बेटा। तो जिस दिन भी मैनेजमेंट असेसमेंट करना शुरू करेगी वहां से अगले 12 महीने की रिपोर्ट देगी, है ना बेटा, और मैनेजमेंट से हमें असेसमेंट करवाना है कितने, 12 मंथ्स का मिनिमम, और उससे ज्यादा का करवा सकते हो, उससे कम का हम एक्सेप्ट, चाहे एएफआरएफ अलाउ करते हो लेस देन 12 मंथ का, या एएफआरएफ ने कुछ लिखा ही नहीं हुआ कि करवाना है या नहीं करवाना, तो भी हम तो करवाएंगे, और मतलब करवाएंगे, है ना बेटा। स्टार्टिंग के पेज में भी लिखा हुआ था कि मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो असेसमेंट पक्का करे, चाहे एएफआरएफ ने कोई एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट ना बता रखी हो, है ना बेटा। तो ऐसे अगर एएफआरएफ ने एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट दे नहीं रखी है, दे तो रखी है, उसमें लेस देन 12 मंथ दे रखी है, तो अभी ऑडिटर उसको कंपेल कर सकता है कि तू 12 मंथ का एटलीस्ट कर। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, जब इस टाइप की इवेंट्स मिल जाती है, देखो बेटा जब इस टाइप की इवेंट्स मिल जाती है तो हमें कुछ और स्टेप्स भी फॉलो करने होते हैं, कुछ और इवैल्यूएशंस करने होते हैं, और हमें देखना होता है कि यार कंपनी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और हालत इतनी ज्यादा खराब है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी तो पक्का एग्जिस्ट करती है, जिसका डिस्क्लोजर तो पक्का बनेगा। अब क्या वो इतनी ज्यादा है कि हमें ये कंक्लूड करना पड़े कि अब एंटिटी मरने वाली है, अब एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है। इट्स लाइक कि किसी पेशेंट को कोई बीमारी लग गई है ना बेटा, तो बीमारी लग गई तो उसका हम डिस्क्लोजर चाहते हैं कि उसको क्या लग गई, बीमारी लग गई, लेकिन क्या वो बीमारी जानलेवा है ना बेटा, क्या उससे वो अगले 12 महीने के अंदर अंदर खत्म ही हो जाएगा, ये गोइंग कंसर्न है या नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अनसर्टेनिटी तो होती है बट साथ में एंटिटी गोइंग कंसर्न भी बनी रहती है ना बेटा। अनसर्टेनिटी तो होती है लेकिन अगले 12 महीने तक ऑर्गेनाइजेशन चल जाती है, तो डिस्क्लोजर्स जाता है, क्या जाता है, तो चलो अभी हमें मैनेजमेंट से डिस्कस करना है कि तूने असेसमेंट किया, उसका रिजल्ट क्या रहा, ये पॉइंट है ना बेटा। आपको मैनेजमेंट से डिस्कशन करना है कि आपने असेसमेंट किया, उसका रिजल्ट क्या रहा, और अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया तो उसे क्या कहना है, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू मेक द असेसमेंट। सेकंड पॉइंट बेटा इसकी साइड में लिख लो, रिकवरी प्लान। मैनेजमेंट कह रही है देखो सिचुएशन खराब है और हम मानते हैं हमारी सिचुएशन खराब है बट हम रिकवर कर लेंगे इन चीजों से, तो मैनेजमेंट ने हमें क्या बना के दिखाया, रिकवरी प्लान। क्या मैनेजमेंट की बात की हाँ में हाँ मिला दे अपना, क्योंकि अपनों में स्केप्टिसिज्म तो है ही नहीं, या फिर उसको एविडेंस मांगे। मैनेजमेंट ने रिकवरी प्लान हमें दिखाया, अब हमें उसकी चेक करनी है बेटा फिजिबिलिटी। क्या चेक करनी है, फिजिबिलिटी है ना बेटा, कि क्या वो प्लान फिजिबल है। थर्ड लाइन बी पॉइंट की, वेदर द मैनेजमेंट प्लान्स आर फिजिबल और नॉट। थर्ड, मैनेजमेंट हमारे सामने कैश फ्लो के फोरकास्ट बना के लाई है, बोले ऐसे ऐसे कैश की ढेरी लगा देंगे, सारी लायबिलिटी चुका देंगे,
तो हमें कैश के फ्लो की फोरकास्ट की क्या देखनी है बेटा, जेन्युइननेस, रीजनेबलनेस, और जो अजम्पशन लगा लगा के उन्होंने फोरकास्ट बना दी, कैश यहाँ से ला देंगे, यहाँ से ला देंगे, यहाँ से ला देंगे, वो रियलिस्टिक है भी या नहीं है ना बेटा। और इन्होंने पास्ट का भी जो रिकॉर्ड यूज किया उसके लिए, जिससे उन्होंने फोरकास्ट तैयार किया, कहीं वो पास्ट वाला रिकॉर्ड इन्होंने ओवरस्टेट कर करके ना दिखा दिया हो, तो वो भी हमें चेक करना है बेटा। तो इसलिए सी का फर्स्ट पार्ट है कि हमें रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डाटा चेक करनी है, यानी कि पास्ट जो डाटा इन्होंने यूज किया है कहीं वो इन्होंने 10-10 जीरो बढ़ा बढ़ा के दिखा दिया हो, 4-4 जीरो बढ़ा बढ़ा के दिखा दिया हो, तो कहीं पास्ट वाले डाटा में इन्होंने कोई गड़बड़ ना कर दी, वो चेक करना है। और सेकंड चेक करना है कि क्या ये फ्यूचर के बारे में जो अजम्पशन लगा रहे हैं, माहौल ठीक हो जाएगा, मंदी भाग जाएगी, ट्रंप जी जो है बेटा सब अच्छा कर देंगे, तो वो सब रियलिस्टिक है क्या वो सर्टेन है या नहीं है ना बेटा। कोई भी और एडिशनल फैक्ट ऑडिटर की नॉलेज में आए, ऑडिटर को उनको क्या करना है, इग्नोर करना है, कंसीडर करना है। और मैनेजमेंट से कौन सा आर मांगना है, WR की तो कह रही है कि रिकवर कर लेंगे, हमें लिखित में लिख के दे, और वो प्लान भी डिटेल में एक्सप्लेन कर अपने WR में, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में, एज पर ऐसे 580 है ना बेटा। चलो अब देखो बेटा, एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जब कुछ ऐसी इवेंट्स मिलती है तो हमें और क्या करना चाहिए। हमें एक तो कैश फ्लो और प्रॉफिट के जो फोरकास्ट मैनेजमेंट बना के लाई है उनको क्या करना चाहिए, मान लेना चाहिए, चेक करना चाहिए कि वो जेन्युइन है, रियल है, इनके जंक्शन रियलिस्टिक है बेटा, है ना बेटा। दूसरा हमें देखना चाहिए कि रिकवरी प्लान जो मैनेजमेंट बना के लाई है वो व्यवहारिक है, फीजिबल है या नहीं है। ये तो मैंने पिछले पेज से कॉपी कर लिए 2 पॉइंट, है ना बेटा। और हमें कहां से पता चलेगा मैनेजमेंट झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, मैनेजमेंट की बात में दम है या नहीं है। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किससे पता करेंगे, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ये कह रहे थे ना कैश तो ऐसे आएगा, अब देखना मंदी चली गई, सुख ही सुख आएगा, अच्छे दिन आ गए, तो देखते हैं अच्छे दिन आए या नहीं है, अगले 3 महीने में देखते हैं, अगले 6 महीने में देखते हैं, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक जितना भी इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हुआ है उसको देखते हैं। लोन एग्रीमेंट देखते हैं, कह रहे बैंक से हम रीस्ट्रक्चरिंग करा देंगे, बैंक हम इंसॉल्वेंट नहीं होने देगा, बैंक बहुत अच्छा है, बैंक का मैनेजर हमारा रिलेटिव है, दोस्त है, ये है वो है। तो अब देखते हैं क्या लोन एग्रीमेंट रिवाइज करवा पाए या नहीं करवा पाए, रीशेड्यूल करवा पाए या नहीं करवा पाए। बोरोइंग फैसिलिटी, कहते हैं ऐसा है इस बैंक का लोन चुकाने के लिए दूसरे बैंक लाइन में खड़े हैं, बोले लाओ जी लाओ लोन, आप लोन मांग रहे हो, आप कहो तो अभी पूरा बैंक आपके नाम कर दे, तो उनकी बातों की जेन्युइननेस को चेक करेंगे ना अपन कि उनके पास बोरोइंग फैसिलिटी अवेलेबल है भी या नहीं है। चलो बेटा, इंटरनल लीगल काउंसिल से क्या पूछेंगे बेटा, लिटिगेशन और क्लेम, इसमें आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से भी बात कर सकते हैं अगर कॉम्प्लेक्स मैटर है, सिग्निफिकेंट है, और हमें लगता है कि मैनेजमेंट का व्यू अलग है और लीगल काउंसिल का व्यू अलग है ना बेटा। ऐसा हमने ऐसे 501 में सीखा था। फीजिबिलिटी ऑफ रिकवरी प्लान, ये कह रहे हैं एसेट बेच के हम लोन चुका देंगे, तो हम देखेंगे कि इनकी एसेट्स इतनी है भी क्या, और क्या ये एसेट को बेचने की सिचुएशन में है, क्या इनके पास एडिशनल एसेट्स है क्या जिनको बेच देंगे, फालतू के प्लॉट्स हैं क्या जो ये बेच देंगे, या एक ही प्लॉट है जिसमें रहते हैं उसको बेचेंगे, डन है बेटा, डन। तो मिनट्स देखेंगे आप, क्या सॉल्यूशन निकाला शेयर होल्डर्स ने मीटिंग में, मैनेजमेंट ने मीटिंग में, TCWG की मीटिंग्स को, क्रेडिटर्स की मीटिंग को, डिबेंचर होल्डर की मीटिंग्स की मिनट्स चेक करेंगे बेटा आप। और अगर कंपनी के ऊपर बेटा क्रेडिट से कैश ऑन डिलीवरी की हालत है तो हमें चेक करना होगा क्रेडिटर से कॉरेस्पॉन्डेंस। क्रेडिटर्स को बनाना बहुत जरूरी है कि वो क्रेडिट पे माल देना दोबारा शुरू करें, जब तक वो उधार पे माल देना दोबारा शुरू नहीं कर देते कंपनी से खतरे के बादल हटे नहीं है, है ना बेटा। तो ये सब हमें असेस करना है बेटा। अनफुलफिल्ड कस्टमर ऑर्डर चेक करने हैं हमें, सबसीक्वेंट इवेंट्स को चेक करना है बेटा, रेगुलेटरी के एक्शंस को चेक करना है हमें, ऑडिटर्स कंक्लूजन। अब आप ऐसे 570 के बिल्कुल एंड की तरफ चल रहे हैं। ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि गोइंग कंसर्न का बेस सही है और यूज ऑफ गोइंग कंसर्न सही है, एंटिटी 12 महीने आराम से निकाल दे, बट मेटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो फिर क्या होगा, तो फिर डिस्क्लोजर होगा। मैनेजमेंट कंक्लूड करती है गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है और कंपनी आराम से 12 महीने निकाल देगी, ऑडिटर भी एग्री हो गया, ठीक है 12 महीने तो आराम से निकाल देगी, अभी 2-3 साल तो आराम से निकाल देगी, लेकिन उसके बाद बहुत भयंकर खतरा है, लेकिन वो खतरा तो आज भी है ना बेटा। अब देखो बेटा, उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर जाएगा, और अगर मैनेजमेंट एडिक्वेट डिस्क्लोजर करने के लिए तैयार हो जाए तो फिर हम कौन सी ओपिनियन देंगे, बट हम एक सेपरेट सेक्शन तैयार करेंगे अपने ऑडिट रिपोर्ट में, जिसकी हेडिंग देंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, और उसमें हम उन इवेंट्स का बेटा जो डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने दिया हुआ है उसको रेफर करेंगे बेटा, है ना बेटा। तो मैनेजमेंट डिस्क्लोजर देने के लिए तैयार होगी कहां, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुटनोट्स में।
आप अपना एक सेपरेट पैराग्राफ बनाएंगे ऑडिट रिपोर्ट में जिसका नाम रख देंगे मेटल अनसर्टेनिटी, और उसमें आप लिखेंगे नहीं सारी मेटल अनसर्टेनिटी जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर रखी है ऑलरेडी, उस पेज को रेफर कर देंगे, उस फुट नोट को आप रेफर कर देंगे, और साथ में एक स्टेटमेंट देंगे कि हम नाराज नहीं हैं, हमें मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एसए कंप्लायंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऐसा विश्वास है कि मैनेजमेंट ने जो किया है सब सही किया है, और हमारी ओपिनियन इस मैटर पे क्या है, अनमॉडिफाइड है ना बेटा, ताकि यूजर्स को सही बात पता चले, है ना बेटा। अब सही बात खुद मैनेजमेंट ही बताने के लिए तैयार है, इससे अच्छी सिचुएशन नहीं हो सकती, है ना बेटा। हो सकता है एडिक्वेट डिस्क्लोजर देने से मना करें, तो फिर हमें सिचुएशन की गंभीरता देखते हुए, अगर लेस गंभीर सिचुएशन है तो क्वालिफाइड ओपिनियन ओनली मटेरियल है, और हमें लगता है मोर गंभीर सिचुएशन है, ग्रेव सिचुएशन है बहुत ज्यादा, यानी कि हमें लगता है कि उसका इफेक्ट जो है वो काफी डीप और परवेसिव जाएगा और पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को झूठ का पुलिंदा बना सकता है, तो फिर आप कैसे ओपिनियन दे देंगे, एडवांस। चलो अभी आइए बेटा पेज नंबर 7.21, इसके अंदर 2.9 एक टॉपिक है, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। इससे ऊपर की 3 लाइन देखिए बेटा, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तब करती है जब मैग्नीट्यूड और लाइक्लीहुड बहुत ज्यादा हो, जब मैग्नीट्यूड और लाइक्लीहुड बहुत ज्यादा हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट, लाइक्लीहुड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, है ना बेटा। और वो इतनी ज्यादा है जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से क्या मांगती है, डिस्क्लोजर। तो उसमें अब ऑडिटर की ड्यूटी क्या बनती है, ए ड्यूटी एडिक्वेट डिस्क्लोजर हो उसका, है ना बेटा, जो कि कंपनी की मैनेजमेंट की ड्यूटी की कहां डिस्क्लोज करेगी, वो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और साथ में मैनेजमेंट क्या डिस्क्लोज करेगी, ये यानी कि रिकवरी प्लान। तो मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो दिखाए फुटनोट्स के अंदर मेटेरियल अनसर्टेनिटीज को और साथ में उसके रेजोल्यूशन को, कैसे हम इससे उभरेंगे, है ना बेटा। दोनों अगर मैनेजमेंट दिखाने के लिए तैयार है तो फिर हम कौन सी ओपिनियन देंगे, अनमॉडिफाइड। मैनेजमेंट कह रही है ना तो मैं ये दिखाऊंगी जो नेगेटिव बातें हैं और ना मैं मेरे पास जो सोल्यूशन है उसका वो दिखाऊंगी, तो कोई बात नहीं, हम फिर क्वालिफाइड या एडवांस ओपिनियन दे देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। बी पॉइंट, और हम क्या चाहते हैं मैनेजमेंट से, हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट खुल्लम खुल्ला लिखे कि दिस इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। मैनेजमेंट सिर्फ ये लाइंस ना लिखे दिस, मैनेजमेंट साथ में लिखे कि दिस इज मटेरियल अनसर्टेनिटी which is casting a doubt on the entity's ability to continue as a going concern, और ये अपने एसेट्स को रियलाइज नहीं कर पाएगी जब जरूरत पड़ेगी अगले 12 महीने के अंदर, और ये अपनी लायबिलिटी को चुका नहीं पाएगी जब जरूरत पड़ेगी अगले 12 महीने के अंदर, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना बेटा। तो मैनेजमेंट को बेटा डिस्क्लोजर देना है बेटा, किस चीज का डिस्क्लोजर देना है कि मेटल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और हम उसको रिकवर करेंगे, है ना बेटा। तो उसको मेटल अनसर्टेनिटीज का डिस्क्लोजर देना है और उसके रिकवरी प्लान्स का डिस्क्लोजर देना है, कैश फ्लो फोरकास्ट का डिस्क्लोजर देना है ना बेटा, फिजिबिलिटी प्लान्स का, रिकवरी प्लान्स का, और साथ में बताना है कि मेटल अनसर्टेनिटी है। इससे वैसे तो जो हमने असेसमेंट किया खतरा वो 12 महीने बाद का है, लेकिन वो इन 12 महीने में भी मेटलाइज हो सकता है, हालांकि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि वो इन 12 महीने में होगा, बट वो अगले 12 महीने के बाद कभी भी हो सकता है, और हम उससे निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना बेटा। इतना डिस्क्लोजर देने के बाद फिर हम ये नहीं कह सकते कि यूजर्स को हमने अंधेरे में रखा, यूजर्स को मिसगाइड। एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, जब इवेंट्स तो आइडेंटिफाई होती है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। अब देखो बेटा, हमने अब तक क्या डिस्कस किया, अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है तो मैनेजमेंट की हिम्मत कैसे हुई उसको गोइंग कंसर्न दिखाने की, और वहां पे हम ना बेटा क्या इश्यू कर देंगे, एडवर्स ओपिनियन। मान लो हमने ये कंक्लूड किया कि मैनेजमेंट का कंक्लूजन गलत है और एंटिटी गोइंग कंसर्न है ही नहीं, और ऑडिटर कह रहा है अगले 12 महीने पकड़ेगी नहीं कर एंटिटी, और मैनेजमेंट बेटा ऑडिटर की बात से डिसएग्री है, मैनेजमेंट ऑडिटर के व्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और मैनेजमेंट तो एंटिटी के अकाउंट्स किस बेस पे बना रहा है, गोइंग कंसर्न बेसिस पर। कोई बात नहीं, हम एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं, हम लिख देते हैं कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है, रिलायबल नहीं, बिल्कुल गलत है, झूठ का पुलिंदा है ना बेटा। मैनेजमेंट अगर हमारी बात से एग्री हो जाती कि हाँ गोइंग कंसर्न नहीं है, गोइंग कंसर्न नहीं है, दोनों पार्टी एग्री है, तो फिर अकाउंट कैसे बनेंगे, लिक्विडेशन बेसिस पर, है ना बेटा। अब अगर मैनेजमेंट हमारी बातों से एग्री है तो अच्छी बात है, मैनेजमेंट अगर हमारी बातों से एग्री ही नहीं हो रही तो फिर अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है ना बेटा, क्योंकि छोटी बात नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि गोइंग कंसर्न नहीं है
और मैनेजमेंट कैरी गोइंग कंसर्न है, इससे जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। पूरे अकाउंट्स का बनाने का तरीका, जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, बैलेंस शीट बनाने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हम वहां पे क्वालिफाइड तो दे ही नहीं सकते, हमें सीधे ही क्या मानना पड़ेगा, एडवर्स ओपिनियन मानना पड़ेगा, है ना बेटा। तो हम पहले अजम्पशन पे तो ये आए कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है, मैनेजमेंट का असेसमेंट हमने देखा और हमने खुद भी चेक किया, खुद भी एविडेंसेस कलेक्ट किए और हम सेटिस्फाइड कि एंटिटी है गोइंग कंसर्न। दूसरा फिर हमने देखा चलो गोइंग कंसर्न तो है बट अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर करा दो, है ना बेटा। अब मान लो कि ना तो गोइंग कंसर्न पे कोई खतरा है, ना कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, सिर्फ अनसर्टेनिटी है। क्या है? अनसर्टेनिटी। तो क्या करना है? अब गोइंग कंसर्न पे कोई खतरा नहीं है और मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है बट अनसर्टेनिटी है, डिस्क्लोजर दे सकते हैं। इस बार डिस्क्लोजर देना जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा AFRF। ऐसा इस छोटे से पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अगर बेटा इवेंट और कंडीशन आपको मिली है जो डाउट क्रिएट कर रही है और लेकिन कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तो ऑडिटर शैल इवैल्यूएट कि क्या AFRF के हिसाब से डिस्क्लोजर बनता है, और अगर बनता है तो ऑडिटर करवा देगा, अदरवाइज कुछ डिस्क्लोजर करवाना जरूरी नहीं है। तो ये पैराग्राफ किसका बेटा? अनसर्टेनिटी का, विच इज नॉट मटेरियल अनसर्टेनिटी। तो वहां पर डिस्क्लोजर मैंडेटरी है या डिपेंड करेगा AFRF पे। बस ये आपको साइड में लिखना है कि AFRF पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन AFRF कि उसका डिस्क्लोजर जाएगा नहीं जाएगा। लास्ट टॉपिक है बेटा इंप्लीकेशन फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर गोइंग कंसर्न का यूज बिल्कुल गलत था, इनको गोइंग कंसर्न यूज नहीं करना चाहिए था और मैनेजमेंट ने बिल्कुल बिल्कुल गलत किया है, तो हम क्या मारेंगे बेटा? एडवर्स ओपिनियन। कोई क्वालिफिकेशन का चांस ही नहीं बेटा, तो यहां पर ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन। सेकंड है बेटा गोइंग कंसर्न तो एप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और उन्होंने उसका डिस्क्लोजर दे दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो कोई बात नहीं, हम यूजर्स का ध्यान आकर्षित करेंगे बेटा टुवर्ड दैट नॉट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच डिस्क्लोजेस सच मैटर, और हम उसको अपने एक सेपरेट सेक्शन में डाल देंगे जिसकी हेडिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी। साथ में हम लिखेंगे कि ये मटेरियल अनसर्टेनिटी है, यूजर्स और इस एंटिटी की एबिलिटी के ऊपर खतरा खड़ा होता है, बट मैनेजमेंट ने क्योंकि उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया है, तो आप कृपया करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फुटनोट ही पढ़े, हमारी रिपोर्ट यहां पर मॉडिफाइड नहीं है। लेकिन अगर वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर देने से मना करे तो फिर हम या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे या एडवर्स ओपिनियन। अगर वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर देने से मना करेंगे तो या तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे या फिर हम एडवर्स ओपिनियन देंगे, और हम बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ में या बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में अपनी नाराजगी को खुल्लम खुल्ला जाहिर करेंगे। हम बताएंगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी थी जो इन्होंने जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं की, जो बिल्कुल गलत बात है ना बेटा। और इससे आप लोगों को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने को मिल रही है उसको आप पढ़ रहे हो, आप मिसगाइड हो जाओगे ना बेटा। और आपको साथ में लिस्ट भी अटैच करनी है उन मटेरियल अनसर्टेनिटी की, ना बेटा। In the basis for qualified or adverse opinion paragraph of audit report state that material uncertainty exists and that the material uncertainty is not disclosed by the financial statement adequately. मैनेजमेंट बेटा असेसमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये हो जाएगा ना बेटा। ये आपका ऐसे 570 पूरा होता है। अब इसके ऊपर टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 क्वेश्चन है। ऑडिट के दौरान सी वरुण अग्रवाल ने देखा कि कंपनी को बहुत ज्यादा लेबर डिफिकल्टी है, कंपनी के ऑपरेशन बंद हो गए हैं, स्किल लेबर की समस्या आ रही है क्योंकि विलेजेस से आया करते थे, अब उनके आसपास ही अच्छे इंस्टीट्यूशंस खुल गए तो वो विलेजर्स आते नहीं है, इसे लेबर की सप्लाई शॉर्ट हो गई है। फिक्स कॉस्ट कंपनी की बहुत ज्यादा हैवी है, कंपनी में कैश का क्रंच मच गया है, लिक्विडेशन की सिचुएशन आ गई है, क्रेडिटर्स टाइम पे पेमेंट मांग रहे हैं, वो मिल नहीं रही, बैंक्स जो है बेटा वो लिक्विडेटर के पास पहुंच गए हैं और ऑडिटर को अब डाउट लग रहा है गोइंग कंसर्न के स्टेटस पर। तो बताइए मैनेजमेंट कैसे इस समस्या का समाधान करेगी और किस टाइप की ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर को परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर आएगा बेटा ये कुछ इस टाइप की इवेंट्स, खासतौर पे ऑपरेटिंग इवेंट्स को सिलेक्ट कर रहा है, बट आप दोनों मेंशन कर सकते हो, डन है बेटा इसके आंसर में। और ऐसे केस में ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो मैनेजमेंट से कहे कि असेसमेंट करो, असेसमेंट का रिजल्ट दिखाओ, अपने रिकवरी प्लान्स दिखाओ, उसकी फीजिबिलिटी साबित करो, अपने कैश फ्लो के फोरकास्ट दिखाओ और वो रियलिस्टिक है, उनके एजम्पशन रियलिस्टिक है, उनका डाटा रिलायबल है, ये बताओ, एडिशनल फैक्ट को कंसीडर करो, मैनेजमेंट से क्या मांगे, W1 है बेटा। लेकिन अभी आपको कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना कि वेदर एंटिटी इज गोइंग कंसर्न और नॉट, है ना बेटा।
ऑडिटर को अभी ढूंढने दो सबूत, अभी तो ऐसी सिचुएशन राइज हुई है ना, तो इसको आप कहेंगे ये वाली सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है? मटेरियल अनसर्टेनिटी तो पक्की है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा, मटेरियल अनसर्टेनिटी तो पक्की है, तो डिस्क्लोजर तो इसका पक्का ही पक्का जाएगा। अब बस ऑडिटर को लास्ट में बहुत ज्यादा चेकिंग के बाद, बहुत ज्यादा थोरो इन्वेस्टिगेशन के बाद लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचना है कि गोइंग कंसर्न है भी या नहीं है। लेकिन मेटेरियल अनसर्टेनिटी तो क्वेश्चन को पढ़ के दिख रहा है साफ साफ की है, तो मेटेरियल अनसर्टेनिटी है तो हमें मैनेजमेंट से प्लान्स मांगने हैं और हमें इन दोनों चीजों का क्या करवाना है? डिस्क्लोज। मेटेरियल अनसर्टेनिटी क्वेश्चन में साफ दिख रही है ना बेटा, तो हमें मैनेजमेंट से क्या मांगने हैं? प्लान्स क्या प्लान है तुम्हारे इनसे निपटने के, और हमें इन दोनों चीजों को क्या करवाना है? डिस्क्लोज। जो अगर मैनेजमेंट तैयार हो जाए तो आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे, जो ना तैयार हो तो आप क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देंगे। और अगर हमें लगता है मेटेरियल अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि एंटिटी का गोइंग कंसर्न का महत्तम बेस टूट गया, तो फिर हम मैनेजमेंट से कहेंगे कि अकाउंट्स बना कौन से बेसिस पर, और अगर मैनेजमेंट तैयार ना हो तो फिर हम क्या मार देंगे? एडवर्स। थैंक यू।